हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शिव सर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल ग्राउंड टीच में। बच्चों, यह चैनल आपको सब्सक्राइब करना बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होगा, क्योंकि इस चैनल में जैसे ही एग्ज़ाम का टाइम पास आएगा आपको 10th एंड 12th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किया जाएगा, जिससे आप तैयारी करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। साथ ही आपने बाकी विषयों के यदि असाइनमेंट आंसर अभी तक नहीं लिखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ आपको सभी विषयों के लिंक मिल जाएंगे, या फिर आप कमेंट करके बताइए, हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जीव विज्ञान कक्षा 12वीं माह नवंबर के असाइनमेंट का आंसर। प्रश्न 1 क्या पूछा गया है? तो प्रश्न 1 में पूछा है आपसे कि संक्षेप में बताइए कितने मार्क्स के हैं। 3 मार्क्स के हैं। और कितने क्वेश्चन? 3 क्वेश्चन है। तो आपको छोटा छोटा आंसर सभी का देना है। पहला पीसीआर, दूसरे में पूछे गए 2 क्वेश्चन है, प्रतिबंधन एंजाइम अर्थात रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम, और दूसरा डीएनए, और तीसरा है काइटिनेज एंजाइम के बारे में पूछा गया है। तो चलिए सभी के आंसर लिखते हैं। सबसे पहले पीसीआर क्या होता है? तो आणविक जीव विज्ञान में पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया अर्थात जिसको पीसीआर बोलते हैं, किसी डीएनए सेगमेंट की एकाधिक प्रतिरूप तैयार करने के लिए बहुतायत में उपयोग लाई जाने वाली एक विधि होती है। तो यह पीसीआर की हो गई बात। अब आते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम की। तो प्रतिबंधित एंजाइम एक एंजाइम है जो प्रतिबंध साइटों के रूप में जाने वाले अणुओं के भीतर विशिष्ट पहचान साइटों पर या उसके पास डीएनए के टुकड़ों को विभाजित करने का काम करती है। तो यह क्या करता है? यदि ये डीएनए के जो खंड हैं इनको 2 भागों में तोड़ देती है, तोड़ने का काम करती है एंजाइम। चलिए आगे देखते हैं डीएनए का और काइटिनेज के बारे में क्या है। तो डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्रों में पाए जाने वाला तंतुनुमा अणु को डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीएनए कहते हैं। इसमें आनुवंशिक कूट निबंध रहता है, ठीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी जाती है वह उसमें उपस्थित रहता है, जिसे क्रोमोसोम हम कहते हैं। अगला है काइटिनेज। इस एंजाइम का उपयोग कवक कोशिकाओं को तोड़ने के लिए करते हैं, जिसमें डीएनए के साथ एक वृहद अणु जैसे आरएनए, प्रोटीन, वसा या पॉलीसेकेराइड बाहर निकलते हैं तोड़ने के बाद। तो इन सबको तोड़ने का काम करता है यह। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की ओर। प्रश्न 2 देखते हैं क्या पूछा गया है। तो प्रश्न 2 में पूछा गया है क्लोनिंग के लिए ई कोलाई अर्थात इस्चेरिचिया कोलाई जीवाणु को उपयुक्त परपोषी माना जाता है, क्यों? चलिए तो इसका उत्तर देख लेते हैं कि क्लोनिंग के लिए इस्चेरिचिया कोलाई को उपयुक्त परपोषी निम्न गुणों के कारण माना जाता है। पहला है यह आसानी से रूपांतरित हो जाता है। दूसरा, इसमें कार्यशील सीमाकारी एंजाइम का अभाव होता है। तीसरा, यह पुनर्योजन डीएनए की पुनरावृत्ति में सहायक करता है। चौथा, इसके डीएनए की संरचना व अन्य जैव रासायनिक क्रियाएं पूर्णतः ज्ञात हैं। और पांचवा होता है कि इसके प्लाज्मिड व जीवाणु भोजियों को स्पष्ट रूप से अभिलक्षित किया जा चुका है। तो यह इसके कारण हो जाते हैं, इसके गुण हो जाते हैं। प्रश्न आगे की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 3 यहाँ पे आता है। प्रश्न 3 में आपसे पूछा है कि कारण बताओ। 2 प्रश्न पूछा है। पहला, बाजार से खरीदा बोतल वाला फल का रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ व स्वच्छ होता है, क्यों? इसका कारण बताना है आपको। तो इसका कारण है कि बाजार से खरीदा बोतल वाला फल का रस घर में बने रस की तुलना में अधिक साफ व स्वच्छ होता है, क्योंकि बोतल बंद रस या एंजाइम पेक्टिनेज और प्रोटीज के उपयोग से स्पष्ट होता है। ये जो 2 एंजाइम उसमें पाए जाते हैं वो उसको साफ करके रखते हैं, जबकि घर वाला साफ नहीं होता क्योंकि ये एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन, स्वीट चीज में बड़े बड़े छिद्र का पाया जाना क्या कारण है? तो स्वीट चीज में बड़े बड़े छिद्र प्रोपियोनोबैक्टीरियम सर्मनमी नामक जीवाणु द्वारा बड़ी मात्रा में CO2 के उत्पादन के कारण होता है कि बड़ा बड़ा छिद्र पाया जाता है। तो ये दोनों के कारण हो गए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की ओर। प्रश्न क्रमांक 4 क्या पूछा है देखते हैं कि जैव उर्वरक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो जैव उर्वरक का आंसर हम लोग पहले लिख देते हैं। वास्तव में जैव उर्वरक विशेष सूक्ष्म जीवों एवं किसी नमी धारक पदार्थ के मिश्रण है। विशेष सूक्ष्म जीवों की निर्धारण मात्रा को किसी नमी, ठीक है, किसी नमी धारक धूलीय पदार्थ जैसे चारकोल, लिग्नाइट आदि में मिलाकर जैव उर्वरक तैयार करते हैं। यह प्रायः कल्चर के नाम से बाजार में उपलब्ध है। वास्तव में जैव उर्वरक एक प्राकृतिक उत्पाद है। देखो, जीवों के सड़ाने गलाने से, छोटे छोटे कीड़ों के विखंडन से जो खाद बनता है उसी तो हम जैव उर्वरक कहते हैं।
जैसे उदाहरण हम लोग देखें इसमें, तो उदाहरण में आपका आ जाएगा माइक्रोफॉस जैव उर्वरक, दूसरा है एजोटोबैक्टर जैव उर्वरक, तीसरा राइजोबियम जैव उर्वरक, इसके उदाहरण हो जाएंगे। अब हम लोग प्रश्न 5 की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं क्या पूछा गया। तो हम किस प्रकार कह सकते हैं कि जीवाणु हमारे मित्र हैं? यदि वह मित्र है तो हमें लाभदायक पहुंचाएंगे, हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो किस प्रकार कर सकते हैं वह आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा लाभदायक गतिविधियाँ। बैक्टीरिया अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ष्म जीव हैं। ये वातावरण के नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करके मृदा की उर्वरता को बढ़ाते हैं। डेयरी उद्योग में दही बनाने में काम आता है तथा इनके अनेक प्रतिजैविक भी इन्हीं में है। तो देखो जो दलहनी प्लांट है वह हमको मिलते हैं जिसमें प्रोटीन की मात्रा होती है, तो उसको निर्माण करने में उपयोगी है, तो ये हमारे लिए फायदेमंद हुए, हमारे मित्र हुए। दूसरा, दूध को दही में बदलते हैं जिससे हम स्वादिष्ट पकवान भी खा सकते हैं, तो वहां पे भी हमारे लिए मित्र हुए। तो यहाँ पे देखो कुछ दिए गए हैं, जैसे पहला है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। यह नाइट्रोजन स्थिरीकरण दो प्रकार से होता है, पहला स्वतंत्र रूप से रहने वाले और दूसरा सहजीवी रूप से। ठीक, तो ये हो जाएगा। दूसरा हम लोग देखें तो दूसरा हो जाएगा आपका नाइट्रीकरण जीवाणु। ये दो प्रकार के होते हैं, एक अमोनिया को नाइट्राइड में बदल देने वाला, दूसरा अमोनिया को नाइट्रेट में बदल देने वाला। तो ये दो प्रकार के होते हैं जीवाणु। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो तीसरा हो जाएगा इसके लाभकारी बैक्टीरिया जैसे कार्य करते हैं, अमोनीकरण में भी होते हैं और खाद्य श्रृंखलन में होते हैं, साथ ही आपके डेयरी उद्योग में भी होते हैं। तो ये इसके होंगे गतिविधियां, लाभदायक गतिविधियां, जिससे हम इन्हें मित्र मान सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न क्रमांक 6 आपसे क्या पूछा गया है? तो प्रश्न 6 में पूछा है कि पुनर्योज डीएनए तकनीक क्या है? पुनर्योज डीएनए तकनीकी प्रक्रिया का सविस्तार वर्णन कीजिए। सबसे पहले आपको पुनर्योज डीएनए तकनीक क्या होता है उसके बारे में आपको जानना होगा। तो कृत्रिम विधियों द्वारा नियंत्रित वातावरण में किसी भी सजीव के मूल डीएनए या सजीव के आणविक संगठन में परिवर्तन करने की विधियों एवं प्रक्रियाओं को पुनर्योजक डीएनए तकनीक कहते हैं तथा इस प्रकार निर्मित डीएनए को पुनर्योजक डीएनए कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसके तकनीकी के नाम हो गया। अब ये किस प्रकार है, इसकी प्रक्रिया, उसका सविस्तार आपको वर्णन करना है। तो देखो, पुनर्योजक डीएनए तकनीक का विस्तृत अध्ययन करने के लिए इसे 4 चरणों में बांटा गया है। कौन कौन से 4 चरण हैं यहाँ पे आप बारीकी से देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप वीडियो को पॉज करेंगे और बारी बारी से चारों चरण को नोट करेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपके 3 और ये 4 चरण आ जाते हैं। यहाँ पे आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। आपने अभी तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही यह वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है, 10th और 12th के बच्चों को, ताकि उन्हें भी हेल्प हो सके। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।